नमस्कार, मैं हूं निखिल गुप्ता, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक और राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों का और इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे बाल गंगाधर तिलक का। तो आइए शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था और 10 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया था और जब ये 16 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तब इनके पिता का भी देहांत हो गया। तो इस तरह से 16 वर्ष की अवस्था तक इनके सर से माता पिता दोनों का जो हाथ था वो उठ चुका था, जिस कारण इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी तिलक ने अपने धैर्य, दूरदर्शिता, साहस व संयम जैसे गुणों के कारण अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और शिक्षा ग्रहण करते हुए इन्होंने बीए व एलएलबी की उपाधियां अर्जित की। इसके बाद इनका सामाजिक जीवन में प्रवेश हुआ और शुरुआत में ये उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन जब इन्होंने अन्य अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, अन्यायों को देखा तो ये उग्रवादी विचारधारा की तरफ आकर्षित हो गए और मुख्यतः इन्हें एक उग्रवादी विचारक ही माना जाता है, उग्रपंथी। तो 1881 में इन्होंने केसरी व मराठा समाचार पत्र प्रकाशित किए। इन समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का उद्देश्य इनका ये था कि ये इन पत्रों के माध्यम से भारतीय जनता को जागरूक करना चाहते थे। भारतीयों की जो चेतना है, जो सो गई थी या समाप्त होती जा रही थी, उस चेतना को इन्होंने फिर से जागृत किया। जनता में ये विश्वास जगाया कि जो प्राचीन भारतीय आदर्श हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, वो जो पश्चिम से परंपराएं आ रही हैं उनकी तुलना में ज़्यादा बेहतर हैं और इससे भारतीय जनता में एक आत्मविश्वास या आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, जिसके सकारात्मक परिणाम हमें आगे देखने को मिले। तो तिलक ने इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके बाद 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था, विशेषकर स्त्रियों की शिक्षा का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना है वो महादेव गोविंद रानडे ने की, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसके अलावा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना करने वाले लोग थे उसमें कई और लोग भी शामिल थे, आगरकर और आप्टे नामक विचारक भी इसमें शामिल थे। तो कई सारे लोगों ने मिलकर उस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अगर आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जाए, पूछा भी गया है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना अगर विकल्प में तिलक हैं तो तिलक हो जाएंगे, रानाडे हैं तो रानाडे हो जाएंगे, अगर आगरकर हैं तो आगरकर हो जाएंगे। तो ये विकल्पों पर निर्भर करेगा कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बहरहाल आपको ये ध्यान रखना है कि 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1893 में इन्होंने गणपति व शिवाजी उत्सवों की शुरुआत की। ये जो गणपति और शिवाजी नामक उत्सव थे, ये प्राचीन काल में प्रचलित थे, लेकिन जैसे अंग्रेज यहाँ पर भारत में अपनी संस्कृति सभ्यता लेके आए, ये उत्सव जो है मनाना भारतीय लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन तिलक ने इनसे इन उत्सवों को मनाना फिर से शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय लोग अपनी जो पुरातन या सनातन संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, उत्सव हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, उनका पालन करें। उनका पालन करेंगे तभी उनमें आत्मविश्वास या आत्मसम्मान जागृत होगा और वो अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसके खिलाफ आत्मविश्वास से भर उठेंगे और उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए तत्पर होंगे। तो तिलक ने इसी कारण गणपति व शिवाजी उत्सवों की शुरुआत की। इसके बाद 1897 में महाराष्ट्र में अकाल फैला व पूना में एक प्लेग नामक महामारी फैली। जैसे आजकल कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, इसी तरह से प्लेग महामारी फैलती थी पहले। प्लेग चूहों से होने वाली एक बीमारी है और ये उस समय पूना में फैली थी। तो इस महामारी में हजारों लोग मारे गए थे। तो जब हजारों लोग मर रहे थे तो भारतीय जनता के मन में, विशेषकर पूना की जो जनता थी उनके मन में अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी रोष था, आक्रोश था। और उसी रोष और आक्रोश में आकर चापेकर बंधुओं ने, जो उस समय के प्लेग कमिश्नर थे, रैंड और उनके एक सहायक थे आयर्स्ट, इनकी हत्या कर दी। तो
अंग्रेज़ों ने फिर चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी दी और तिलक को 18 माह की सज़ा हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि तिलक को क्यों हुई? तो तिलक क्या काम कर रहे थे? ये जो केसरी और मराठा समाचार पत्र चला रहे थे। अब तिलक कोई शांतिवादी नेता तो थे नहीं, जो लोगों से अपील करते भाई शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, सब ठीक हो जाएगा। वो क्या कर रहे थे, वो उग्रपंथी विचारधारा के संपादक थे। तो वो अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ एक तरह से जहर उगल रहे थे या माहौल बना रहे थे। तिलक ने अपने समाचार पत्रों में ये लिखा कि वो महाभारत के उदाहरण दे रहे थे कि अन्यायी और अधार्मिक लोगों की हत्या करना न्यायपूर्ण कार्य है, इससे आप लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा। वो इस तरह की बातें अपने पत्रों में लिख रहे थे। अब ये चापेकर बंधुओं का के अंदर का जो अर्जुनत्व था, वो जागृत हो गया और इन्होंने कर दी इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या। फिर अंग्रेजों ने भी इनकी मोक्ष प्राप्ति में सहायता की, इन्हें फांसी देकर। तो ये सब हो रहा था। तो तिलक जो है अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को एक तरह से उत्तेजित कर रहे थे, भड़का रहे थे और अंग्रेजों ने यही इन पे आरोप भी लगाया था जब इन्हें 18 वर्ष की सज़ा हुई कि ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना? और उनका भी तर्क सही था। भाई जब अखबार पत्र समाचार पत्रों में इस तरह की बातें लिखी जाएँगी कि अधिकारियों को मारना न्यायपूर्ण कार्य है, ये धार्मिक कार्य है, इससे मोक्ष प्राप्त होगा, तो जनता तो भई उत्तेजित हो ही जाएगी और उसी उत्तेजना का परिणाम था कि 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। और ये केवल सिलसिला यहीं नहीं रुका, आगे भी ये सिलसिला चलता रहा। 1908 में फिर ऐसा ही एक केस हुआ। 1908 में क्या हुआ? मुज़फ़्फ़रपुर बम कांड हुआ। इसमें खुदीराम बोस नामक एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं, तो इनकी हत्या कर देंगे। तो हालाँकि वो बम किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर नहीं गिरा, एक दूसरी गाड़ी जो चल रही थी उस पर गिरा, तो जो उनके अन्य सहायक अधिकारी थे वो उसमें हताहत हुए थे। लेकिन फिर भी सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय की, उन्होंने इसे एक अवैध गैरकानूनी कृत्य माना और उन्होंने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी और इस जुर्म में एक बार फिर तिलक को गिरफ्तार किया गया और इस बार उन्हें 6 वर्ष के काला पानी की सज़ा हुई। दोष इनका वही था कि ये अपने समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जनता को अ, उत्तेजित करने की, भड़काने की या कहिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए नज़रिया है, अगर आप अंग्रेज़ों के नज़रिए से देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि तिलक उन्हें भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, है ना? या हिंसा के लिए उत्तेजित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप राष्ट्रवादी नज़रिए से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई तिलक उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, है ना? उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो जैसे ही विचारधारा बदलती है, नज़रिया बदलता है, वैसे ही परिणाम भी बदल जाते हैं। अब जब जेल हो गई इन्हें 6 साल की, तो यहीं पर उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध ग्रंथ था गीता रहस्य, इसकी रचना की। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो गीता रहस्य है किसकी पुस्तक है? तो भाई बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी तिलक ने, वो कहाँ पर की थी? तो इसका जवाब होता है कि वो मांडले जेल में की थी। ठीक, तो दोनों बातें याद रखनी है। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी और इसकी रचना उन्होंने मांडले जेल में रहते हुए की थी। अब यहाँ पे आप बाल गंगाधर तिलक से ये भी प्रेरणा ले सकते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक 6 साल जेल में रहे, उन्होंने जेल में रहते हुए किताब की रचना कर दी। तो इससे ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ किसी के लिए क्या होंगी कि वो जेल में है और जेल में रहते हुए ही लोग इतनी रचनात्मकता या सृजनात्मकता ले आए कि उन्होंने वहाँ पे भी किताब लिख दी। तो संसाधन या परिस्थितियाँ मायने नहीं रखते, आपके अंदर की रचनात्मकता या सृजनात्मकता ज़्यादा मायने रखती है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप अपनी रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से कहीं पर भी कुछ भी नया करने की संभावनाएँ रखते हैं। ठीक? तो ये जो गीता रहस्य नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, इसमें इन्होंने ये बताया कि निष्काम कर्म का संदेश हमें गीता देती है। तिलक से पहले गीता का जो निष्काम कर्म था, कुछ लोग उसकी व्याख्या करते थे कि आध्यात्मिक होने का मतलब ये है कि हम एकांतवास करें, अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसे समाप्त कर लें और जो सामाजिक कर्तव्य हैं उससे पूरी तरह से विमुख हो जाएं। लोग आध्यात्मिकता की व्याख्या इस तरह से करते थे। तो तिलक ने ये कहा कि ये आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। गीता कहीं भी इस तरह का संदेश नहीं देती है कि व्यक्ति एकांतवास करे
अपनी शक्तियों को समाप्त कर ले और सामाजिक कर्तव्यों से विमुख हो जाए। उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म का संदेश ये है कि जो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, जो उसके अंदर संभावनाएं हैं, जो उसकी रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है, वो समाज सुधार के काम में आनी चाहिए। और ऐसा करते हुए व्यक्ति को किसी भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। ये गीता का संदेश है। ये बताया बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये था गीता का निष्काम कर्म का संदेश, जिसकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक ने की। तो अभी तक आप लोगों ने ये समझा कि जो तथ्य हैं बाल गंगाधर तिलक से संबंधित, उन्हें जाना। आइए अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं की, जिनके कारण भी इन्होंने पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी। तो इन पुस्तकों के नाम है द ओरियन, दूसरी द आर्कटिक होम इन द वेदास, और तीसरी वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। तो ये पुस्तकें भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि ये किसकी पुस्तकें हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ये बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पुस्तकें हैं। आइए अब बात करते हैं तिलक के प्रमुख राजनीतिक विचारों की। तिलक, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उग्रपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, और जो इनका राष्ट्रवाद था वो एक उग्र राष्ट्रवाद था। अक्सर जो तिलक का जो राष्ट्रवाद है उसे हिंदू राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसमें थोड़ी सी सच्चाई तो है। इसमें यहाँ तक तो सच्चाई है कि तिलक ने जो अपना राष्ट्रवाद की व्याख्या की, या जो उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए, उसमें उन्होंने ज़्यादातर हिंदुओं के जो प्राचीन उत्सव थे, या जो प्राचीन प्रमाण थे, प्राचीन आदर्श थे, उन्हीं सबको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो यहाँ तक तो तिलक के जो राष्ट्रवाद में है हमें हिंदूवादी तत्व देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ विचारकों ने, जैसे जकारिया हैं, रजनी पामदत्त हैं, या कुछ और इतिहासकार या विचारक रहे हैं, उन्होंने तिलक के राष्ट्रवाद की व्याख्या इस अर्थों में की है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ हैं, मुस्लिम उससे नहीं जुड़ पाते। तो तिलक कहीं पर भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो मुस्लिमों का विरोध नहीं कर रहे हैं, या वो ईसाइयों का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो इस देश की अधिकांश जनसंख्या अगर हिंदू है तो हिंदू जनसंख्या को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो मुस्लिमों के खिलाफ हैं, वो ईसाइयों के खिलाफ हैं, वो सिख के खिलाफ हैं, या बौद्ध के खिलाफ हैं। वो केवल हिंदू आदर्श या हिंदू प्राचीन परंपराओं या हिंदू जो सनातन संस्कृति सभ्यताएं चलती आ रही थी, वहाँ से वो आदर्श उठा रहे हैं, उदाहरण उठा रहे हैं, और भारतीय जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। अगर तिलक के मन में कुछ भी मुस्लिमों के खिलाफ होता, तो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन की खासियत ये थी कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और उस समझौते को कराने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने ही निभाई थी। इसके अलावा जो खिलाफत आंदोलन था, जो मुख्यतः एक मुस्लिमों का आंदोलन था, उसमें भी सहयोग करने का जो प्रस्ताव लेकर आए थे वो भी बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे, है ना। इसके अतिरिक्त जो जिन्ना हैं या हसरत मोहानी हैं, ये जो विचारक हैं, इसके अलावा कुछ और भी विचारक रहे थे, वो तिलक को अपना गुरु मानते थे, उन्हें अपना आदर्श मानते थे और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे। तो तिलक के बारे में ये जो दुष्प्रचार किया जाता है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ थे, मुस्लिम उन्हें पसंद नहीं करते थे, तो ये भ्रांतियां हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। तिलक सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले विचारक थे, और उनका मानना ये था कि हम एक ऐसा राष्ट्रवाद चाहते हैं जिसमें सभी लोगों की सहभागिता हो, और उनके कार्यों से ये आप देख भी सकते हैं, है ना। चाहे वो 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हो, या खिलाफत आंदोलन में शामिल होने का प्रश्न हो, तिलक ने सबका बेबाकी से समर्थन किया और सबको एकजुट किया। ठीक। तो तिलक का जो राष्ट्रवाद था वो पुनरुत्थानवाद व पुनर्जागरण पर आधारित तो था, और इसमें मुख्यतः हिंदू आदर्श या संस्कृति सभ्यता का समर्थन किया जाता था, लेकिन कहीं पर भी वो मुस्लिम समाज या उनकी परंपराओं के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कभी ये बात नहीं करी कि इस देश के टुकड़े होंगे या देश अलग होगा, मुस्लिम अलग जाएं। नहीं, तिलक ने कहीं ऐसी बात नहीं की। ठीक। अगला उनका विचार था स्वदेशी और बहिष्कार का। तिलक स्वदेशी और बहिष्कार की तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था 1905 के बंगाल विभाजन के समय। बंगाल का जो विभाजन अंग्रेजों ने किया था, वो उस समय
बंगाल उस समय का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। 1905 में बंगाल की स्थिति ये थी कि बंगाल इस देश का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था और उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी रहती थी। तो अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन ये सोचकर किया था कि इससे हम हिंदुओं को और मुस्लिमों को अलग कर देंगे, और बंगाल जो उस समय एक राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र बिंदु बनता जा रहा था, उसे भी अलग थलग कर देंगे। लेकिन तिलक जैसे विचारकों ने, इसके साथ साथ बिपिन चंद्र पाल ने और लाला लाजपत राय ने, अरविंद घोष जैसे विचारकों ने स्वदेशी और बहिष्कार की तकनीक का प्रयोग सफलतापूर्वक बंगाल आंदोलन में किया, और जिस मंशा या उद्देश्य के साथ अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, वो मंशा और उद्देश्य इन विचारकों ने स्वदेशी को बढ़ावा देकर, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देकर और जनता में जागृति उत्पन्न करके अंग्रेजों का वो उद्देश्य समाप्त कर दिया। अंग्रेज जो बंगाल का विभाजन था, वो भौगोलिक रूप से तो उन्होंने दो भागों में भले ही बांट दिया हो, लेकिन वो लोगों को नहीं बांट पाए, है ना। तो ये सब किस वजह से हुआ? ये हुआ स्वदेशी के आंदोलन की वजह से, या बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या जो लाला लाजपत राय या अरविंद घोष जैसे जो विचारक थे, इन विचारकों की वजह से। अगला जो उन्होंने विचार दिया वो दिया था स्वराज का। स्वराज की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था कि जो भारतीय लोग हैं उन्हें कभी ना कभी अपने ऊपर शासन खुद ही चलाना है, तो जितना जल्दी हो सके उन्हें स्वराज में दक्ष होना चाहिए। इसी कारण वो अंग्रेज़ों से लगातार ये मांग करते थे कि वो भारतीयों को शासन में शामिल करें और जितना जल्दी हो सके वो इस देश को छोड़कर जाएं। तो स्वराज से उनका मतलब था कि भारतीय लोग अपने ऊपर स्वयं शासन करना सीखें। इसलिए वो लगातार अपने पत्रों के माध्यम से इस देश की जनता को जागरूक कर रहे थे और उन्हें स्वराज के लिए शिक्षा दे रहे थे, एक तरह की राजनीतिक शिक्षा दे रहे थे कि वो राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करें और अपने ऊपर शासन खुद करें। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ था, वहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने अपना एक प्रसिद्ध नारा दिया था। वो नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। ये भी पूछा जाता है कि तिलक ने ये कब दिया? तो ये दिया था 1916 में। कहाँ पर दिया था? तो ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिया था, जो हुआ था 1916 में। ठीक, यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं तिलक के आर्थिक विचारों की तरफ। आर्थिक विचारों के अंतर्गत तिलक ने ये बताया कि जो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या हो रहा था, लोग जो अंग्रेज थे वो भारत से कच्चा माल विदेश ले जाते थे, वहाँ पर इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में तैयार माल होता था और उसको वापस बेचने के लिए भारत लाया जाता था। तो भारत को दोहरा नुकसान हो रहा था। एक तो यहाँ का जो संसाधन था, कच्चा माल था, वो विदेश चला जाता था, और जो विदेशों में तैयार माल है वो बिकने के लिए फिर यहाँ आ जाता था। तो यहाँ का जो कच्चा माल होता था, छोटे उद्योग धंधे होते थे, उन्हें भी नुकसान होता था। और जब तैयार माल यहाँ बिकने के लिए आता था, लोग उसे खरीदते थे, तो यहाँ की जो मुद्रा थी वो फिर से विदेशों में जाती थी, है ना। तो यहाँ के संसाधन भी विदेश चलेगा, यहाँ की मुद्रा भी विदेश जा रही है। तो इस प्रणाली से, व्यवस्था से भारतीयों को दोहरा नुकसान हो रहा था। तो इसी बात का विरोध किया बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, भारतीय लोगों के कुटीर उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए। जो भी भारतीय लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनकी मांग जो भी है, उसकी पूर्ति यहीं पर होनी चाहिए और यहीं पर ऐसी चीज़ें उत्पादित की जाएं जिनकी ज़रूरत भारतीय लोगों को है, और जो विदेशों से तैयार माल आ रहा है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो तिलक ने इस तरह के आर्थिक विचार व्यक्त किए। इसके अलावा उन्होंने कृषकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी काफ़ी आर्थिक विचार प्रस्तुत किए। समाज सुधार की दिशा में उन्होंने बताया कि जो जाति प्रथा नामक व्यवस्था है, या अस्पृश्यता नामक व्यवस्था है, या बाल विवाह नामक व्यवस्था है, इन पर रोक लगनी चाहिए। और ये ऐसी प्रथाएं हैं जो इस देश को एकजुट नहीं होने दे रही हैं। जाति प्रथा की वजह से, अस्पृश्यता की वजह से लोग आपस में कटुता रखते हैं, ऊंच नीच का भाव रखते हैं, तो वो राष्ट्र की जो एकता होनी चाहिए उसे समाप्त कर देती है। तो इस कारण तिलक ने ये बताया कि जाति प्रथा और अस्पृश्यता जैसी जो बुराइयां हैं, ये समाप्त होनी चाहिए।
अस्पृश्यता के संबंध में उन्होंने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, तो मैं कभी भी ईश्वर का पालन नहीं करूँगा। ठीक। इसके अलावा तिलक को काफ़ी उपाधियाँ मिली थीं, जैसे उन्हें भारतीय चेतना का जनक कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो ये आप देख ही सकते हैं, अभी जो हमने तिलक के बारे में अध्ययन किया वो भारतीय चेतना के भी जनक हैं। वो लगातार राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के जनक हैं, अशांति के जनक हैं। वैलेंटाइन चिरोल एक विचारक हुए थे, ब्रिटिश विचारक, इतिहासकार व दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा था कि भारतीय अशांति के जो जनक हैं वो वैलेंटाइन चिरोल ने ये कहा कि वो तिलक हैं, है ना। तो ये भी अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और ये ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो ये वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ठीक। तो इस तरह से आज हमने जाना बाल गंगाधर तिलक के बारे में। पहले उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फिर उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और फिर उनके महत्वपूर्ण विचार। यदि आप पॉलिटिकल साइंस या उससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।